हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि पूरी मेहनत कर रही है वीडियोस बनाने में, ताकि आप उन वीडियोस को देख के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस के बारे में। ये जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का लास्ट टॉपिक होने वाला है। आपके चैप्टर 9 का भी लास्ट टॉपिक है और आपकी बुक का भी लास्ट टॉपिक है। तो एक सुकून भरी राहत लीजिए, एक सुकून भरी सांस लीजिए आप लोग। इस टॉपिक के बाद में आपकी बुक पूरी हो जाएगी कंप्लीट और आप लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले एक समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक छोटी सी हम इस पे समरी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो हम पहले एक समरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, अगर आपको चैप्टर का नाम ही अगर आप लोग देखें तो चैप्टर का नाम क्या है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 1989 से लेके 2019 तक चीजें कैसी अनफोल्ड हुई है, ठीक है। 2019 तक चीजें कैसे अनफोल्ड हुई है। आपकी बुक में बेसिकली 2004 तक की चीजों के बारे में बात की गई है, लेकिन हम लोग 2019 तक देखेंगे क्योंकि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे वहां तक चीजें कैसे अनफोल्ड हुई है, हम ये सारी बातें करेंगे। जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहले इशू जो हमने देखा था वो ये देखा था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। जो पहला इशू था वो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस है। अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो अगर आप कंपेयर करें 1984 में, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस को 1984 की कांग्रेस को आज से कंपेयर करें तो चीजें कितनी चेंज्ड है। 1984 में कांग्रेस के पास में 415 सीटें थी लोकसभा में और आज की तारीख में इन 415 के मुकाबले कितनी ज्यादा कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सिस्टम है वो कांग्रेस सिस्टम कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अब डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हुआ है तो इसके साथ साथ में हमने क्या देखा है, इसके साथ साथ में हमने देखा है रीजनल पार्टीज का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। जो ये रीजनल पार्टीज हैं, ये रीजनल पार्टीज की ग्रोथ बहुत 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 ज्यादा हुई है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि बीजेपी की जो ग्रोथ है, बीजेपी की भी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। तो एक साथ पे एक समय पे कांग्रेस नीचे आ रही है और ये रीजनल पार्टीज और बीजेपी ऊपर जा रही है। ये पहला इशू है जो हमने डिस्कस किया था। सेकेंड इशू कौन सा है जो हमने बात की थी, सेकेंड इशू पे हमने बात की थी मंडल इशू पे। और अगर मंडल इशू को मैं और डिटेल में जाऊंगा तो उसको हम क्या बात करेंगे, और अगर हम मैं ब्रॉडर आउटलुक में बात करूंगा तो हम बात करेंगे कि कैसे कास्ट और रिजर्वेशन ने इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कास्ट एंड रिजर्वेशन इनने हमारी पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, इसके बारे में हम यहाँ पे इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। सो ये सेकेंड इशू हुआ। राइटिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन आप रीड कर सकते हैं, इतना तो अच्छा लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा इशू जो हमने देखा था वो देखा था कि जो चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ है, ठीक है, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है। लाइक हमने देखा था एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं तो उसको लेके कैसे उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने अडॉप्ट किया है उसके बारे में हमने बात की थी। चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है एलपीजी वाला जो रिफॉर्म्स है, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से यहां जो इंडिया में जो पॉलिसीज चेंज हुई है वो। फिर उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेक्युलरिज्म को लेके डिबेट, सेक्युलरिज्म को लेके डिबेट। और इस सेक्युलरिज्म को लेके डिबेट में हमने अयोध्या डिस्प्यूट देखा था, अयोध्या डिस्प्यूट हमने देखा। अयोध्या डिस्प्यूट के बाद में जो हमने देखा है, इसमें हमने बात की है यहाँ पे गुजरात की, गुजरात राइट्स जो हुए थे, गुजरात राइट्स। साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या देखा है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे बात की, मैं ये चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी वाला पॉइंट रब कर रहा हूं, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को हटाता हूं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ पे
रिलीजन का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, तो पहले कास्ट की बात की, फिर रिलीजन की बात की। साथ ही साथ जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं, कहाँ पे, पॉलिटिक्स में बात की जब हमने रिलीजन की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बीजेपी की, कि बीजेपी का राइज कैसे हुआ है, बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई है, ये सारी चीजें हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी क्या है, इस वीडियो में क्विक रिवीजन है, थोड़ी बहुत नई चीजें उसको जानेंगे, प्लस आपको लोगों के लिए क्विक रिवीजन है, ठीक है? तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। The period after 1989 is seen sometime as a period of decline of Congress and rise of BJP। वही वाली बात है कि 1989 के बाद में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है और बीजेपी का राइज हुआ है। You will notice that BJP and Congress were engaged in tough competition in this period। साथ ही साथ हम ये देखते हैं 1989 से लेके 2014 तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ कंपटीशन रहता है। 2014 से क्या होता है, 2014 से बीजेपी जीतना शुरू कर देती है कांग्रेस से, लेकिन ये जो पीरियड रहता है, इस पीरियड में इनका बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों की जो सीट्स का जो शेयर है वो लगभग सेम आने लगता है इस पीरियड के दौरान पे। क्लियर? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है? What is the difference between the electoral fortunes if you compare with these with 1984 election? We will notice that since 1989 elections, vote polled by parties, Congress and BJP do not add up more than 50%. The seats won by them too do not add up more than half of the seats in Lok Sabha. Where did the rest of votes and seats go to? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 1989 से, ठीक है, अगर हम लोग 1989 से देखें तो 1989 से लेके 2014 तक एक सिनेरियो और हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। कांग्रेस प्लस बीजेपी इन दोनों को कांग्रेस एंड बीजेपी इन दोनों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? दोनों को यहां पे हमें मेजॉरिटी नहीं मिलती है, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मैंने नहीं लिख दिया, मेजॉरिटी नहीं मिलती है। अब अगर दोनों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर सीट्स कहां पे जाती है? सवाल यही आता है कि अगर कांग्रेस को भी वोट नहीं मिल रहे हैं, बीजेपी को भी ज्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं, तो बची हुई सीट्स कहां जा रही है? बची हुई सीट्स जा रही है रीजनल पार्टी के साथ में, रीजनल पार्टीज को जा रही है, ठीक है? रीजनल पार्टीज को जा रही है। और रीजनल पार्टीज में हमने कौन से पार्टीज की बात की थी? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है? और भी बहुत सारी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके थे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब यहाँ पे देखो एक फिगर है, इस टेबल को समझो। जब हम इस टेबल को समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसे चेंज होती रही है। चेंजिंग परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी 1984 से लेके 2019 तक हम देखते हैं, ठीक है? तो 1984 में क्या हालत थी? ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला कांग्रेस को डिनोट करता है, ये वाला कांग्रेस को डिनोट करेगा, और ये वाला जो है, ये वाला बीजेपी को डिनोट करेगा, ठीक है? ऑरेंज कलर बीजेपी को और ब्लू वाला कलर जो है वो कांग्रेस को डिनोट कर रहा है। 1984 में जब लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस के पास में थी 415 सीटें, ठीक है? और बीजेपी के पास में थी मात्र 2 सीट, ठीक है? 1984 में देख रहे हो बीजेपी के पास में 2 सीट थी। आज के तारीख में बीजेपी के पास में 3 डिजिट में सीट्स हैं, 3 डिजिट में उनके पास सीट्स हैं, और उस समय बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट्स थी और कांग्रेस के पास 415, ठीक है? फिर हम 1984 के बाद में आते हैं 1989। तो कांग्रेस का हम यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिक्लाइन देखते हैं। कांग्रेस 415 से आ जाती है 197 पे, और बीजेपी 2 से आ जाती है 85 पे। तो हमने क्या देखा? 1989 में हमने ये देखा कि कांग्रेस का फॉल हो रहा है, कांग्रेस नीचे गिर रही है, और बीजेपी का राइज हो रहा है। ये वाला सिनेरियो स्टार्ट हो गया था 1989 से। 1989 से हम देखते हैं कि बीजेपी का राइज होना स्टार्ट हो गया था 1989 से, धीरे धीरे करके, ठीक? फिर 1991 में क्या होता है? 1991 में आप देखो कि 85 से 221 तक पहुंच जाते हैं, और ये 244 तक पहुंच जाते हैं,
ठीक है, तो कांग्रेस की भी कुछ सीटें तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। क्या कांग्रेस ये 415 का आंकड़ा वापस छू पाई? जी नहीं, नहीं छू पाई। ये आंकड़ा आज तक कांग्रेस नहीं छू पाई। कांग्रेस हमेशा यहां से नीचे ही गई है। ये देखो, हम पहले कांग्रेस को देखें तो 415 से कांग्रेस का ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये रहा कांग्रेस का ग्राफ। ठीक है, अगर हम कांग्रेस का ग्राफ देखें तो कांग्रेस का ग्राफ कुछ नीचे ही नजर आ रहा है हमें बार बार। ये रहा कांग्रेस का ग्राफ। आप खुद देखो, ये जो ग्राफ 415 से शुरू हुआ था वो ग्राफ 2019 में 52 सीट्स पे आके रुक गया। तो 415 से लेके ये ग्राफ 52 पे आया, तो कांग्रेस का नीचे डाउनफॉल ही हुआ है। वो तो बीच में अब थोड़ी बहुत जगह पे क्या हुआ, थोड़ी बहुत जगह पे वो वापस ऊपर उठ गया, बाकी कांग्रेस का डाउनफॉल ही हुआ है। वही अगर हम बीजेपी का देखें तो बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी का अगर हम लोग देखेंगे तो बीजेपी का जो ग्राफ है, बीजेपी का ग्राफ हमें उठता ही नजर आएगा। ये 2 पे था, 2 से 85, 85 से 222, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे नीचे, फिर ऊपर एंड फिर ऊपर। तो आप लोग देखो कि बीजेपी का ग्राफ ऊपर ही गया है, बीजेपी अपना ग्राफ ऊपर ही लेके जा रही है। इसको अगर मैं ब्लैंक उस पे ड्रॉ करूं तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर दो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो दो पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। सपोज करो कि कांग्रेस का ग्राफ यहां 415 से हमें नीचे नीचे, फिर थोड़ा सा उठा हुआ, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर उठा हुआ, फिर नीचे चले गया। ठीक है, वही अगर हम बीजेपी का ग्राफ देखें तो बीजेपी का ग्राफ 2 पे था, तो 2 से धीरे 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 करके ये ग्राफ कुछ यहां जाके कुछ ऐसा चले गया। ठीक है, तो बीजेपी का ग्राफ हमें ऊपर जाते मिला और कांग्रेस का ग्राफ हमें नीचे जाते दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कंक्लूड करूंगा, इसको मैं कंक्लूड करूंगा फॉल ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी। और जो 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को मिले 303 सीटें और कांग्रेस को मिली मात्र 52 सीट्स। ठीक है, सो बीजेपी का ग्राफ बहुत हद तक ऊपर गया है, बहुत ज्यादा हद तक ऊपर गया है, वही कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। इस वाले का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आपकी बुक में जो फिगर्स है वो फिगर्स पुराने हैं, नए फिगर्स अपडेट नहीं है। तो मैंने ये वाली जो स्लाइड बनाई है ये अपडेटेड स्लाइड्स है। अगर आपको इसका वो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2004। अब हम लोकसभा इलेक्शन 2004 पे बात कर रहे हैं, तो पहले जरा देखते हैं। हम अगर पहले देखें तो 1999 में भी बीजेपी की सरकार थी, 1998 में भी बीजेपी की ही सरकार थी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1999 के बाद में 2004 में बनती है कांग्रेस की सरकार और 2009 में बनती है कांग्रेस की सरकार। तो 2004 का हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो कांग्रेस का हम लोग जो डाउनफॉल देख रहे थे ये कहीं ना कहीं 2004 में थोड़ा सा इसने वापस गैप, ऐसे वापस ये ग्राफ उठा है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि क्या कांग्रेस का 2000 का ग्राफ को हम कंपेयर कर सकते हैं 1984 के ग्राफ से। कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ वापस उठा एंड देन वापस नीचे गिर गया। ठीक है, तो इसलिए हम 2004 का ग्राफ पढ़ेंगे कि 1998 और 1999 में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। In the election of 2004, the Congress party too entered in coalition in a big way. The NDA was defeated and new coalition government led by Congress known as United Progressive Alliance came into the power. अब अगर हम यहाँ पे 2004 में देखें तो कांग्रेस के पास में मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती। कैसे सरकार बनाती है? गठबंधन की सरकार बनाती, कोएलिशन की सरकार बनाती है। और कोएलिशन की सरकार को उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने उस पूरे कोएलिशन को क्या नाम दिया था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, जो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो और भी पार्टीज आई थी, लाइक लेफ्ट पार्टी वगैरह जो भी पार्टीज आई थी, उन्होंने उस गठबंधन को नाम दिया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक, this government received support from left parties. The election of 2004 also witnessed the partial revival of Congress party. It could not increase its seats for the first time since 1991. ठीक है, हमने कहीं देखा कि 2004 में वापस से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। 2004 में हम वापस से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। ठीक, ऑल्दो उसकी उतनी सीट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे तो कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। जो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें बनती है उनको बोलते हैं यूपीए, और जो बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनती है उनको हम बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को यूपीए और बीजेपी की ये जो गठबंधन की सरकार है उन्हें हम एनडीए बोलते हैं। तो कहीं भी एनडीए गवर्नमेंट लिखा है तो मतलब बीजेपी और उसके अलाइज वाली जो गवर्नमेंट है, और कहीं भी यूपीए लिखा है तो मतलब कांग्रेस और उसके अलाइज जो है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। However, in 2004 election, there were negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies. Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till 70s. हम लोग साथ ही साथ 2004 में ये देखते हैं कि कांग्रेस के पास 145 सीट्स है और बीजेपी के पास 138 सीट्स है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 सीटों का अंतर है। तो आप कंपेयर कीजिए 1970s में या 1984 में ही कंपेयर कीजिए, बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस कितना ज्यादा था। यहाँ पे 413 सीट्स का डिफरेंस था दोनों में, और यहाँ पे मात्र 7 सीट का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि कितनी कॉम्पिटिटिव हो गई दोनों पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस का स्पेस हमेशा घटता चले गया इन नियर फ्यूचर भी। क्लियर है? The political process that were unfolding around us after the 1990s show the emergence of broadly 4 groups of party. 1990s के बाद में देखते हैं कि 4 उस हिस्से में पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ गई थी। ठीक है, एक तो वो पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ कोएलिशन में थी, एक वो पार्टी जो कि बीजेपी के साथ में कोएलिशन में थी, एक लेफ्ट पार्टीज थी, और एक वो पार्टीज जो कि इन तीनों के साथ नहीं थी। ठीक है, जो पार्टी सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो 4 हिस्सों में बढ़ गया था। 4 हिस्सों में कुछ पार्टीज कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, वो पहला हिस्सा, कुछ पार्टी जो बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी वो दूसरा हिस्सा, कुछ लेफ्ट पार्टीज थी, ठीक है, और कुछ ऐसी पार्टीज थी जो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो कांग्रेस को भी नहीं कर रही थी, वो बीजेपी को भी नहीं कर रही थी, वो इन लेफ्ट पार्टीज को भी नहीं कर रही थी, वो किसी को समर्थन नहीं कर रही थी। The situation suggests that political competition will be multi-cornered. By the implication, the situation also assume a divergence of political ideologies. हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सिस्टम है, यहाँ पे ये जो सारी चीजें चल रही है, ये कितना मल्टी कॉर्नर्ड हो गया है, कितनी सारी चीजें मल्टी पॉलिटिक्स हो गई, कितनी ज्यादा मल्टी पार्टीज आ गई हैं, और कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आई। और ये रहा बीजेपी का वोट शेयर अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा इलेक्शन का। नाउ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2019। अब अगर हम बात करें, देखो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 47। एनडीए मतलब जो बीजेपी की जो अलाइज थे, जिसके साथ बीजेपी ने, और मतलब जो बीजेपी से जो मेल जोल खाते हैं, जो कि बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं, उनकी 47 सीट्स थी। तो टोटल अगर हम देखें तो अगर हम ऐसा माने तो 353 सीट्स, लगभग 350 सीट्स अगर हम देखें तो बीजेपी के फेवर में थी। ठीक है, ये वाली इतनी बीजेपी की सीट्स हैं, ये बीजेपी की जो समर्थन देने वाली पार्टीज हैं उनकी सीट्स है, और कांग्रेस की मात्र 52 सीट्स थी। ठीक है, कांग्रेस की मात्र ये 52 सीट्स आई, बीजेपी की है 303 सीट्स आई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने अगर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2019 देखें तो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक्सपोनेंशियली परफॉर्म किया है और बीजेपी को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। ठीक है, नाउ ग्रोइंग कंसेंसस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज जो हैं, उन बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई हैं। साथ में इन द सेंस अब सबका एक ही मत है कि हाँ भैया हम भी तुम्हारे साथ है, हम भी तुम्हारे साथ है। ग्रोइंग कंसेंसस मतलब सब एक साथ में किसी चीज पे सब ने अपनी रजामंदी दे दी हो कि हाँ भैया हम भी तुम्हारे साथ में हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है कि नहीं भैया ये सारी चीजें सही चल रही है। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. In midst of severe competition and many conflict, a consensus appeared to have emerged among most parties. This consensus consists of 4 elements. 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एकजुट होकर कहा है कि हम सब एक साथ में हैं इन 4 मुद्दों पे। तो पहला मुद्दा कौन सा है?
पहला मुद्दा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का। ठीक है, ये जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उस एलपीजी रिफॉर्म पे हमने पहले देखा था कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी, किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन किया था, किसी किसी ने नहीं किया। लेकिन बाद में अगर आप आज की तारीख में देखो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन एलपीजी रिफॉर्म को सबने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने क्या बोला है कि नहीं भैया, ये देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है और ये रिफॉर्म सही है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन एलपीजी रिफॉर्म का उन्होंने बढ़ चढ़ के समर्थन किया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे काम करती है। तो ये पहला इशू है जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एकजुट होकर कोई बात कही है। सेकेंड इशू कौन सा है? एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड। As a result, all political parties now accept reservation of seat for the backward classes in education and employment. Political parties are also willing to ensure that OBC get adequate share of power. दूसरा इशू ये है, दूसरी जो चीज है उस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है उस पे सबने एक्सेप्टेंस जताई है। सारी पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए भला होना चाहिए और उनको पावर में भी हिस्सा देना चाहिए, उनके पास पावर भी होनी चाहिए। तो ये सेकेंड इशू था। जो थर्ड इशू था वो क्या है? थर्ड इज द एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहले हम देखते थे कि अर्ली टाइम्स में अगर आप देखो तो नेशनल और स्टेट लेवल पार्टी का बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन हुआ करता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो स्टेट और नेशनल लेवल की पार्टीज पे ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं उनकी भी लोकसभा में अच्छी खासी सीट्स हैं। तो एक्सेप्टेंस मिल रहा है स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट और नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर काम कर रही है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है। फोर्थ क्या है? Fourth is emphasis on pragmatic consideration rather than ideological position and political alliance without ideological agreement. अब आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिटिकल अलायंस होते हैं वो पॉलिटिकल अलायंस मतलब कंडीशंस देख के होते हैं। पहले क्या होता था? पहले आइडियोलॉजीज देख के होते थे कि बीजेपी के साथ अगर किसी को अलायंस में आना है, बीजेपी के साथ में किसी को गठबंधन की सरकार बनानी है, तो वो लोग आइडियोलॉजीज चेक करते थे। लेकिन आज की तारीख में रियलिटी इस पे बात होती है। अब अगर हम देखें कि बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, लेकिन जो भी पार्टी बीजेपी को समर्थन करती है वो सारी पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करती है। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी ज्यादा मैटर नहीं कर रही है। आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रियलिटी पे ज्यादा फोकस कर रही है, उन लोगों के लिए आइडियोलॉजी इतना मैटर नहीं कर रही है। क्लियर है? Now all these are the momentous changes that are going to shape politics in near future. ठीक है, हमने ये जब बुक स्टार्ट की थी, वी स्टार्टेड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द डिस्कशन ऑफ हाउ कांग्रेस इमर्ज एज अ डोमिनेंट पार्टी। अब ये जितनी भी चेंजेस आपने जो पढ़े इस पूरी बुक में पढ़े कि कैसे चेंज हुआ, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई, क्या क्या इश्यूज आए, तो अगर आप स्टार्ट करो तो स्टार्ट में हमने देखा था कि कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी, हमने वहां से ये पूरी कहानी शुरू करी थी अगर आप चैप्टर 1 से देखो तो। लेकिन एंड किस नोट पे हुआ है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गया है, बहुत सारी चीजों पे पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ गई है, बीजेपी का राइज हो गया है, कांग्रेस का डाउनफॉल हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी अभी की चीजें। From the situation, we have now arrived at more competitive politics, but politics that is based on certain implicit agreement among the main political actors. आज की तारीख में हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, हर पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए लगी है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी है चुनाव जीतने में। Thus, even the political parties act within the sphere of this consensus. Popular movement organization are simultaneously identify new form, vision and pathways of development. Although हम कहें कि political parties सारी साथ में आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उनकी तालमेल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मूवमेंट्स होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट, इन सब के अपने अपने विजन्स हैं, और ये मूवमेंट और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं आगे आने वाली पॉलिटिक्स को चेंज करेंगे। अब अगर हम देखें तो पॉवर्टी का इशू आता है, मिनिमम वेजेस का इशू आता है, लाइवलीहुड का इशू आता है, एजुकेशन का इशू आता है, ये सारे इश्यूज पॉलिटिकल एजेंडा पे आने लग गए। कास्ट और रिलीजन आते हैं, नो डाउट कास्ट और रिलीजन आते हैं, लेकिन एक समय पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट और रिलीजन हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम ये भी पूछते हैं कि कितनी नौकरी दी, आज की तारीख में हम ये भी पूछते हैं कि कितनी गरीबी हटाई, आज की तारीख में हम ये भी पूछते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ। तो पॉलिटिकल इश्यूज भी चेंज हो रहे हैं, और अगर आप कमिंग टाइम में देखोगे, आने वाले टाइम में देखोगे, तो रिलीजन और कास्ट का रोल कम होते जाएगा और ये वाले इश्यूज साथ साथ में चलते रहेंगे। Similarly, issue of justice, democracy are being voiced by the people in terms of class, caste, gender, regions,
ठीक है। जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सारे इश्यूज को लेके आया जाता है। आपको डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आती है कि इंडिया डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में कहाँ रैंक करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो आजकल लोग एजुकेट होते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें बदलती जा रही है। तो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और आगे भी और चेंज होती रहेगी। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि आज तक हमारी पॉलिटिक्स कैसे चली है और आगे हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी बुक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो देख ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड, NCERT एग्जाम्पलर, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो। क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा, और जैसे ही आप क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और ये जो वीडियोस होंगे टॉपिक वाइज अरेंज होंगे, टॉपिक चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।